हेलो दोस्तों, फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंतर्गत फिर एक नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। और देख लीजिए कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं। आइए इस नोटिफिकेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है, ये सीए नंबर है जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है। और ये जो कैटेगरी है ये पैरामेडिकल कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी आई है जिसमें लेवल 7 तक की पोस्ट दी है। इसे आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए इसमें ओपनिंग डेट एप्लीकेशन का दिया है 17/8/2024 और क्लोजिंग जो डेट दिया है सबमिशन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट फी ये आपका दिया है 16/9/2024 तक दिया गया है। और क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम द चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये नोट वगैरह बताया गया है। और लिखा है डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो और फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। तो ये पेमेंट और एप्लीकेशन के करेक्शन के लिए बताया गया है कि ये डेट 17/9/2024 से 26/9/2024 तक रहेगी। अब देखिए जो आपका जो फॉर्म है वो किस प्रकार से फिल करना है। ये फॉर्म ओनली ऑनलाइन के माध्यम से होगा। लास्ट डेट जो रहेगी उसमें 23:59 पे ये यहाँ से और 16/9/2024 को ये वो समाप्त हो जाएगी। मतलब उस रात्रि में 23:59 पे वो फॉर्म समाप्त हो जाएगा। उसके पहले आपको फिल करना है, ये बताया गया है। अब देखिए इसमें जो शॉर्ट नोटिस था उसमें भी बताया गया था। इसमें जो पोस्टें दी गई हैं टोटल अगर हम पोस्टों की चर्चा करें तो देखिए इसमें अच्छी खासी 20 पोस्ट दी गई है। ये देखिए टोटल 20 पोस्ट पे रेलवे ने इस बार भर्ती निकाली है मेडिकल कैटेगरीज के अंतर्गत। और लेवल की अगर बात करें तो हमें लेवल भी अच्छे खासे देखने मिल जाते हैं। ये देखिए लेवल 7 और ये लेवल 6 ये देखिए इतने सारे हैं। ये हालांकि लेवल 6 जो होता है जेई के बराबर ही होता है, आपको लोग को पता होगा। और लेवल 5 अगर हम चर्चा करें तो ये गार्ड वगैरह के लिए रहता है, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर रहते हैं उनके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, लेवल 4 और ये लेवल 3 जब टीसी भर्ती होते हैं तब ये इनिशियल लेवल होता है। और ये फील्ड वर्कर जो लिखा हुआ है लेवल 2 की सर्विस है, इसमें रेलवे टेक्नीशियन वगैरह भर्ती होते हैं इनिशियल, फिर प्रमोट होके लेवल 4 लेवल 5 और लेवल 6 तक जाते हैं। इस प्रकार से होता है। लेवल की अगर हम इसमें चर्चा करें तो बहुत ही बढ़िया लेवल इनमें दिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं इनका बेसिक पे भी देख सकते हैं, देख लीजिए कितना है। ठीक है, ये देखिए लेवल 4 का 25,500 है, लेवल 3 का 21,700, लेवल 2 का 19,900 जिसमें टेक्नीशियन लोको पायलट वगैरह भर्ती होते हैं। लेवल 6 हम ये बोले या जेई या एमसीएम बोलते हैं जिसको मास्टर क्राफ्ट मैन, जब टेक्नीशियन का अंतिम प्रमोशन हो जाता है जहां पे जाके वो रुक जाते हैं, एमसीएम कहलाता है। 35,400 पे उनका फाइनल हो जाता है। उसके बाद फिर प्रमोशन जेई वगैरह के लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी होता है। और लेवल 7 एसएससी जो डायरेक्ट भर्ती होती थी उसमें होता था 44,900 बेसिक होता है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं इसमें मेडिकल कैटेगरीज जो है स्टैंडर्ड वगैरह है वो क्या मांगा गया है। देखिए डाइटिशियन का जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 होना चाहिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का C1 होना चाहिए, ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट B1, क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट B1, डेंटल हाइजीनिस्ट C2, डायलिसिस टेक्नीशियन B1, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर C1। इस प्रकार से दिया गया है, आप देख लेंगे जो भी दिया हुआ है आपकी कैटेगरीज में ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या है। वैसे ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, आराम से इजिली सब क्लियर हो जाएगा। और एज ईयर की अगर चर्चा करें तो 1/1/2025 के अनुसार ये गणना करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे। अगर एज हम देखें तो 18 से 36 वर्ष, 20 से 43 वर्ष जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 20 से 43, ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 21 से 33। इस प्रकार से जैसे ये अगर डायलिसिस टेक्नीशियन देखें तो 18 से 36, मतलब एज वगैरह ये देखिए परफ्यूनिस्ट के लिए 21 से 43। तो बहुत सी ऐसी कैटेगरीज है जिसमें एज लिमिट भी अच्छी खासी है। जैसे फार्मासिस्ट की देखिए 20 से 38 साल एज है। और सीटें की चर्चा भी मैंने पिछली वीडियोस में की है, 246 अच्छी खासी सीटें हैं। आइए अब इनके द्वारा जो जोन में सीटें हैं उनका वितरण कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम इनको समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है आरआरबी वाइज, रेलवे जोन वाइज डिटेल
व्यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन अनेक्सर बी। तो अनेक्सर बी हम लास्ट में देख लेंगे कहाँ किस सीट खाली है, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है कैंडिडेट के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी वगैरह से चर्चा है, ऑनलाइन माध्यम में फॉर्म फिल करना पड़ेगा ये बताया गया है। और सर्कुलर डेट वगैरह ST/SC OBC के लिए है, मेडिकल फिटनेस बताया, एज लिमिट वगैरह ये सब चर्चा का विषय है, आप लोग चर्चा कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार कि कहाँ पे। और सिलेक्शन मेथड वगैरह इसमें दिया गया है कि किस प्रकार से, देखिए सिलेक्शन ऑफ RRB प्रेफरेंस पोस्ट वाइज बताया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं हम और नीचे देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए बताया गया है कि ये, तो देखिए दोस्तों ये 9वां नंबर जो पॉइंट है 26/9/2024 में अगर किसी भी प्रकार का आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं फॉर्म में, उसके बाद नहीं होगा। तो यही बताया गया है कि 26/9/24 के बाद नहीं हो पाएगा। और ये देखिए नॉर्मलाइजेशन फॉर मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। यदि अगर CBT मल्टीपल शिफ्ट में होती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे पिछले बार होता है, आप लोग को पता होगा। नेगेटिव मार्किंग की भी चर्चा की गई है कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। और बैन आइटम मतलब प्रतिबंधित वस्तु जैसे कैलकुलेटर, घड़ी, बेल्ट, ये सब वगैरह की चर्चा है, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है, आप देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या करना है। क्लोजिंग डेट वगैरह दी गई है और ये आपका यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट हु सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अगेंस्ट CN नंबर विल बी summarily रिजेक्टेड एंड विल बी डिबेट फ्रॉम द ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन। मतलब एक से अधिक फॉर्म अगर आपने भर दिया, अगर क्वालिफिकेशन है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो अदर जोन से आप नहीं भर सकते। और यही सब बताया गया है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट वगैरह की चर्चा वगैरह है, आप देख लीजिएगा डिटेल जो है। हम धीरे धीरे आते हैं हमारे शिफ्ट, ये जो आपका, ये तो पिछली बार हमने चर्चा कर लिया था। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कौन कौन सा है और देख लीजिएगा आप किस में लाए करते हैं, किस में है आप स्थित है आपका जो भी है। और देख लेते हैं इस पर डिटेल वगैरह, ये एज वगैरह की जो कैलकुलेशन है वो बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा। और ये देखिए अगर फीस वगैरह की चर्चा की जाए तो ये कैटेगरी कम्युनिटी ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है कि आपको किस प्रकार का, ऑल कैटेगरीज के लिए आपको जो ST/SC है, एक्स सर्विसमैन है, PWD और फीमेल और ट्रांसजेंडर वगैरह है, उनके लिए 250 है। बाकी सबके लिए जनरल वगैरह के लिए 500 रुपये आपकी फीस आपको पेड करना होगा। मोड ऑफ फी पेमेंट वगैरह के लिए ये बताया गया है, देख लीजिएगा। और हम देख लेते हैं, देखिए इसमें अब आपका जो बताया गया है कि आपका जो 13.7 है, आपका किस प्रकार के क्वेश्चन होने हैं। आपके टोटल 100 क्वेश्चन होने हैं, एक ही एग्जाम होगा। और आपका जो ट्रेड टेस्ट बोलते हैं हम, जिसको प्रोफेशनल एबिलिटी बोलते हैं, इसमें आपके टोटल 70 क्वेश्चन आने हैं। और जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक और जनरल साइंस वगैरह आपकी 30 नंबर की आने, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको इसी पे क्वालिफाई करना है, देखना है और अपना मेरिट अच्छे से अच्छा बनाना है। और ये देखिए यहाँ पे फिर बताया 1/3 माइनस मार्किंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट वगैरह की बात की गई है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखिए वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द मेन लिस्ट में 1:1 रखा रहेगा। नो स्टैंड बाई लिस्ट रखी रहेगी, बोलते तो हैं, आप देखिए कितना लोग रखते हैं। नॉर्मलाइजेशन के लिए ये चर्चा की गई है कि आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क कैसे किया जाएगा अगर पेपर टफ वगैरह आ रहा है, तो ये फॉर्मूला वगैरह इनके द्वारा दिया गया है, पहले ही दे दिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित ये जानकारी अगर किसी को पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेंगे। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो बताया गया है, हाउ टू अप्लाई में। और हम थोड़ा सीटों की चर्चा कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं कि कहाँ पे कितनी सीट हैं। लीजिए जो शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन, डिसेबिलिटीज और एज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस, तो ये फुल फॉर्म वगैरह दिए गए हैं, आप देख सकते हैं आप किस में है। जैसे VI का विजुअल इम्पेयर्ड या EBC का इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, और एक्स सर्विसमैन जो EXSM लिखा रहता है, UR अनरिजर्व, इस प्रकार से दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। और रेलवे जोन और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दिए गए हैं, देखिए CR सेंट्रल रेलवे इस प्रकार से दिया गया है।
ठीक है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी और आरआरसी ये आपको पता होगा। और ये देखिए एनसीआर वगैरह दिया गया, आरसीएफ। अब देखिए ये जो आपका पोस्ट पैरामीटर अनेक्सर जो है ए में आपका ये बताया गया है नर्सिंग वगैरह के क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि जो पैरामीटर्स वगैरह दिए गए हैं उसका हम ये देख लेते हैं डिटेल वगैरह। अब देखिए पहला है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और ये बेसिक पे इनका ये है। ठीक है। C1 है मेडिकल कैटेगरीज वगैरह जो आपका C1 होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह है वो होना चाहिए। और ये आपका दिया गया है कि आप इसके अंतर्गत हैं तो देख लीजिएगा। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर चर्चा की जाए तो देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ स्कूल और नर्सिंग। और की कंडीशन लगाई गई या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है रजिस्टर्ड नर्स एंड ये जो मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर का कोर्स होता है तो उसमें है तो आप भर सकते हैं, बकायदा भर सकते हैं। और कार्डिक टेक्नीशियन जो है देख लीजिए, कार्डिक टेक्नीशियन है तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या मांगा गया है, इसमें दिया गया हायर सेकेंडरी +2 इन साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स। तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, यहाँ एंड लिखा हुआ और नहीं लिखा गया है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एंड लिखा गया है। ठीक है। तो एंड लिखा हुआ है तो आपके पास 10+ हायर सेकेंडरी 10+2 साइंस है, जैसे पीसीएम वगैरह वाले होते हैं साइंस ले लेते हैं तो वो होना चाहिए। और सर्टिफिकेट कोर्स है तो ही आप भर सकते हैं क्योंकि एंड लगा गया है, साथ में ही चाहिए। और की का तो अथवा की कंडीशन यहाँ पे दी गई है तो ये हो तो भी भर सकते हैं। और देख लीजिए और अगर हम देखें तो ये क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो इसमें क्या मांगा गया है तो मास्टर्स डिग्री मांगा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो देख लीजिए मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपका ये है तो आप भर सकते हैं। और देख लीजिए ईसीजी का टेक्नीशियन जो है, ईसीजी टेक्नीशियन में लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा या तो डिग्री इन ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्निक्स ऑफ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो ये है तो आप भर सकते हैं, आपके पास होना चाहिए तभी आप फिल कर सकते हैं। फील्ड वर्कर के लिए ठीक है, अच्छा मौका है। देख लीजिए फील्ड वर्कर के लिए है, ये बेसिक पे 19,900 है। और देख लीजिए 12th पास पे है तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है 12th जो पास है 10+2 स्टेज जो होता है साइंस विथ बायोलॉजी। और की कंडीशन इसमें डाली गई है तो ध्यान दीजिए इसमें और लिखा हुआ है तो आप बायोलॉजी लिए हो या तो आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। 10+2 आपका है तो आप भर देंगे, आपका केमिस्ट्री है तो आप फील्ड वर्कर के लिए बिल्कुल भरिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके लिए। और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए जो है उसको देख लेते हैं। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है BSc हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री एज मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हाइल अंडरटेकिंग द कोर्स प्लस। ठीक है, अंडरटेकिंग कोर्स प्लस 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो ये होना चाहिए आपका BSc होना चाहिए केमिस्ट्री में एज मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए तो आप फिल कर सकते हैं। और लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए ये देख लीजिए लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 है, सॉरी ग्रेड 2 है तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका होना चाहिए 10+2 इन साइंस प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये DMLT का आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। यहाँ पे और की कंडीशन है तो ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। और ये देखिए परफ्यूमिनिस्ट की है जो ये परफ्यूमिनिस्ट जो है वैकेंसी, उसमें हम देख लेते हैं क्या मांगा गया है। तो इसमें ये देखिए इसमें मांगा गया BSc विथ डिप्लोमा इन परफ्यूमिस्ट टेक्नोलॉजी, ये होना चाहिए। ये तो और की कंडीशन लगा के एक और दे दिया गया है तो वो आप देख लेंगे। और साइकोथेरेपिस्ट की देख लीजिए ग्रेड 2 की जो सर्विस है उसमें क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखिए बैचलर डिग्री इन साइकोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर पार्टिकल एक्सपीरियंस इन साइकोथेरेपिस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड्स।
तो ये आपको बताया गया गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपने 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस लिया है तो भी आप भर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें कर लेते हैं साइकोथेरेपिस्ट में, तो आप ये फिल कर सकते हैं फॉर्म, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और 10वां नंबर है रेडियोग्राफी जो आपका है, देखिए 10वां नंबर पॉइंट है रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन जो बोला जाता है। तो इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, 10+2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। तो ये एक्सरे टेक्नीशियन के लिए है, आपके पास अगर डिप्लोमा है तो भी आप भर सकते हैं। और देखिए ये फार्मासिस्ट की है, जो फार्मासिस्ट की है, तो इसके लिए क्या मांगा है, आपका जो 12th होता है साइंस या इसके इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो बहुत से लोग बायो लेके फार्मेसी का कोर्स कर लेते हैं, तो वो वाले भर सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए, तो आप भर दीजिएगा। और डायलिसिस टेक्नीशियन का देख लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा। तो इसमें देख लीजिए जो BSc+2 डिप्लोमा इन हेमियोडायलिसिस का अगर आपने डिप्लोमा लिया है या किया है तो आप भर सकते हैं। और ऑप्टोमेरिस्ट का देख लीजिए, तो ये ऑप्टोमेरिस्ट है, इसके लिए क्या मांगा गया है, तो BSc इन ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेलिक टेक्नीशियन। तो ये बताया गया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। और डिटेल आप देख लीजिएगा, लेबोरेटरी जो सुपरिटेंडेंट वगैरह है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। इसमें मांगा गया है BSc विथ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस एंड BSc विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एस मेन और ऑप्शनल सब्सिडरी। तो ये होना चाहिए, तो आप फिल कर सकते हैं। और देख लीजिए डेंटल हाइजीनिस्ट जो आपका निकाला गया 15 नंबर पॉइंट है, तो इसके लिए देख लीजिए इसमें डिग्री इन साइंस बायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड लगाया गया है। ध्यान दीजिए ये भी होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स 2 ईयर डेंटल हाइजीन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ डेंटल हाइजीनिस्ट। तो ये आपका मतलब उसमें ऐड होना चाहिए, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप फिल कर पाएंगे। और देख लीजिए डाइटिशियन के लिए भी है, डाइटिशियन के लिए देखिए क्या लिखा, BSc साइंस ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिशियन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट +3 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन अ हॉस्पिटल। तो आपको हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए देख लीजिए 17 नंबर जो पॉइंट है, तो इसमें बताया गया है BSc एंड डिप्लोमा फ्रॉम अ रिप्यूटेड कार्डिक लैब इन कार्डिक प्रोफेशनल कैथ लैब वर्क एंड 2 ईयर हाउस ट्रेनिंग। ठीक है, इस तरीके से बताया गया है, एक्सपीरियंस जो है बताया है। और आपके पास जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए BSc के साथ साथ, ये बताया गया है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह दिया गया है, इसका देख लेते हैं 18वां नंबर पॉइंट है। इसमें देखिए 10+2 विथ साइंस एंड डिप्लोमा डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये बताया गया है, इसमें होना चाहिए। और ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपका क्या होना चाहिए, देखिए इसमें होना चाहिए बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी BASLP जो बोला जाता है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो काउंसिल ऑफ इंडिया में जो आपको पता होगा जो लिखा हुआ है रिहेबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें आपका रजिस्टर होना चाहिए। और ये स्पीच थेरेपिस्ट है, इसका देख लीजिए, इसके लिए क्या मांगा गया, BSc एंड डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपिस्ट, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड आपको होना चाहिए। तो ये बताया गया है। और भी अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, ये वैकेंसी वगैरह का चर्चा है कि कौन कौन से जोन में कितनी सीटें वगैरह हैं। देख लीजिए अहमदाबाद में देख लीजिए ECG टेक्नीशियन है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर है, फार्मासिस्ट है, रेडियोग्राफिस्ट है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो ये सीट है, देखिए जैसे जनरल की इसमें WR में एक ही सीट है और नहीं है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन वगैरह की भी नहीं है। यहाँ पे देखिए हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 है। तो इसमें देखिए WR में 7 जनरल की है, SC में 3 है, ये OBC में 3 है, टोटल 11 सीट। इस प्रकार से सीट है। हम चर्चित सीटों को देख लेते हैं, जैसे कि आपका जो फेमस जोन है वहां पे देख लेते हैं। जैसे प्रयागराज हुआ, ये फील्ड वर्कर के लिए 1 जनरल की सीट है, हेल्थ एंड मलेरिया वाले के लिए 1 जनरल की है, लेबोरेटरी वाले के लिए आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अभी ये DLW है और NCR का जो क्षेत्र होता है, NCR में पहले मैं कार्यरत था, वहाँ पे कार्य किया है, कुछ वर्षों का मुझे अनुभव है। देखिए SC में 1 सीट है, DLW जो बोलते हैं,
डीजल लोकोमोटिव में। और एनसीआर में देखिए जनरल में एक है और एससी में एक है और ओबीसी में एक है, इस तरीके से है। और फार्मासिस्ट की अगर देखें तो ये अच्छी खासी है डीएलडब्ल्यू में, एनसीआर में और एनआर में। जो डीएलडब्ल्यू वाले हैं बनारस के हैं प्रॉपर, तो वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये जनरल की एक सीट है, ओबीसी की एक सीट है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 2 सीटें हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है। एनसीआर में देखिए जनरल के लिए 3 है, यहाँ पे एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, एनआर के लिए 1 है और बाकी सीट नहीं है। डीएलडब्ल्यू के लिए देखिए साइकोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 के लिए क्या है, डीएलडब्ल्यू में मात्र 1 सीट दी गई। और रेडियोग्राफी एक्सरे के लिए एनसीआर में देखिए एक यहाँ पे जनरल की, एक एससी की और बाकी एक ईडब्ल्यूएस की। अब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का देख लीजिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये डीएलडब्ल्यू, एनसीआर और एनआर के लिए। ये जनरल के लिए 4 है, यहाँ पे एनसीआर में 8 है और यहाँ पे तो है ही नहीं एनआर में। और एससी के लिए यहाँ देखिए डीएलडब्ल्यू में 1 सीट है, यहाँ पे एसटी के लिए ये 1 सीट है, ओबीसी के लिए ठीक सीट दी गई है। हर कैटेगरी को 1-1 सीट दे दी गई है। एनसीआर के क्षेत्र में देखिए एससी को 1 दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से एनआर में देखिए मात्र एससी को 1 सीट दी गई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं। ये एक भोपाल वाला इम्पोर्टेंट है। ये देखिए डाइटिशियन का यहाँ पे 1 सीट दे दी गई है, ठीक है। डब्ल्यूसीआर में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 1 सीट, यहाँ पे एससी के लिए 1 सीट। इस प्रकार लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए देखिए डब्ल्यूसीआर में 4 सीट, यहाँ पे एससी की 1 सीट है, एसटी की 1 सीट है। फार्मासिस्ट के लिए डब्ल्यूसीआर में 3 सीट यहाँ जनरल की है और डब्ल्यूआर में 1 सीट है और एससी की 1 सीट है और ओबीसी की 1 सीट है। इस तरीके से दिया गया है। और रेडियोग्राफी के लिए जो रेडियोग्राफर जो एक्सरे वाले हैं उसके डब्ल्यूसीआर में 2 सीट यहाँ पे दी गई, जनरल की 1 सीट एससी की, और इस प्रकार से दी गई है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की देख लीजिए डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर में। देखिए डब्ल्यूसीआर में 4 सीट यहाँ दी है, 1 सीट एससी की दी है, 1 एसटी की दी है और ईडब्ल्यूएस को 1 सीट दी गई है। डब्ल्यूआर में 6 सीट जनरल को, 1 सीट एससी को, 1 एसटी को और 2 ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को 1। तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की देखिए कुल मिला के 1-1 दे दी गई है डब्ल्यूआर में, ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, हम थोड़ा पटना जोन का देख लेते हैं और एक मुजफ्फरपुर का भी देख लेंगे और गोरखपुर वाले अपना देख लीजिएगा, जो यूपी के हैं तो वो देख लीजिए। यहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की इतनी अच्छी खासी सीट है, तो ये आप देख लीजिएगा 31 है, जनरल की एससी की 11, एसटी की 5 और ओबीसी की 19 और ईडब्ल्यूएस की 7। तो गोरखपुर के जो जोन में आते हैं आप अपना जोन देख के बाकायदा आप भर लीजिए, आप अगर एलिजिबल हैं तो देख सकते हैं। और हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो है, कोलकाता में भी अच्छी खासी सीट है, सबसे ज़्यादा देख लीजिए इधर ही पे दी गई है। देखिए यहाँ पे देखिए ईआर में यहाँ पे देखिए इस प्रकार की सीट दी गई। अब आप समझ सकते हैं ये जो आपका टोटल आपकी 72 सीट निकाली गई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में। यहाँ पे देखिए ये देखिए ये जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी की 32 ईआर में है। सिर्फ एससीआर में देख लीजिए इतनी सीट दी गई है। मेट्रो में तो कम ही दी गई, 2 सीट दी गई है, तो थोड़ा अपना हिसाब से देख लीजिएगा। कोलकाता वाले बाकी जगह तो कम ही है। और देख लेते हैं महापुर में देखिए ईसीआर के अंतर्गत आता है, जो इसमें 3 सीट है। फार्मासिस्ट के लिए 1, एससी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 1 है, इस प्रकार से है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की देखिए ईसीआर में 7 तो यहाँ जनरल के लिए है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है और ओबीसी वगैरह के लिए 1 सीट की चर्चा ही नहीं। तो ये आपका मुजफ्फरपुर हो गया। पटना के लिए देख लीजिए, पटना ये आपका पटना हो गया। और पटना के लिए हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर यहाँ निकाला गया है, 1 भी सीट नहीं है। ओबीसी के लिए सिर्फ 1 सीट दी गई है, इस प्रकार से। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए देखिए 1 और 1, जनरल के लिए 1 और एससी के लिए 1 सीट निकाली गई है। टोटल 2 सीटें हैं। फार्मासिस्ट की देख लीजिए, फार्मासिस्ट ये है और यहाँ पे मात्र ओबीसी के लिए 2 निकाली गई है। साइकोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 के लिए देख लीजिए ईसीआर और रेल व्हील जो है आरडब्ल्यूपी के लिए 1 सीट यहाँ पे और ईसीआर में जनरल की 1 सीट यहाँ पे दी गई, इस प्रकार से दी गई। रेडियोग्राफी एक्सरे के लिए देख लीजिए ईसीआर और आरडब्ल्यूपी पे कितना है, 1 यहाँ जनरल की है और 1 एससी की है और यहाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1-1 है और आरडब्ल्यूपी में 1 ही सीट है, बस इस प्रकार से दिया। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का देख लीजिए, इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का कितना दिया गया है, ये है ईसीआर और आरडब्ल्यूपी पे। ईसीआर में देखिए 8 ये ओबीसी की होगी, ये सॉरी जनरल की होगी, 8 ये जनरल की होगी, 4 एससी की, एसटी की 3 होगी, इस तरीके से 5 ओबीसी की। इस प्रकार से ठीक ठाक सीट है, कम है पर क्या कर सकते हैं।
पी के लिए आप देख सकते हैं, तो ये एक सीट यहाँ पे थी कि इस प्रकार से टोटल सीट दी गई है, आप देख सकते हैं 35 है। तो हमने कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो जोन थे उसका हमने देख लिया। और भी अगर आप देखना चाहें तो ये रांची वगैरह का है, सिकंदराबाद जो भरना चाहे तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी मैं मेन इंपॉर्टेंट बता दिया कि WCR का देख लीजिए, NCR जो प्रयागराज के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये ECR ये तो आपका WCR में हो गया, भोपाल बोर्ड के अंतर्गत, ये प्रयागराज के लिए, और जो आपका मुजफ्फरपुर के लिए है वहां पे मैंने बता दिया, और आपका जो पटना है उसके लिए भी मैंने बता दिया। तो उस तरीके से 3-4 जो बोर्ड हैं वहां पे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।